नमस्कार दोस्तों, ये हमारी विज़न मैगज़ीन जो अक्टूबर मंथ की चल रही थी, उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पॉलिटी सेक्शन के कुछ जो 3 टॉपिक थे, उनको हमने कंप्लीट किया था। लेकिन आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, जो कि है उसी पॉलिटी सेक्शन का अंतर्राज्यीय जल विवाद। ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपना अपना ये वीडियो देखने से पहले अपना फर्स्ट वीडियो देख लें। जिसमें हमने क्रमवार पॉलिटी के 3 सेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। ये चौथा सेक्शन इसका स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम में। इसमें हम केवल और केवल एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे। हम इस मैगजीन को पूरा पढ़ेंगे, एक-एक शब्द पढ़ेंगे और उसमें जो भी प्रश्न आएगा या फिर जो भी प्रश्न बनने की संभावना होगी, मैं आपको उसमें बताऊँगा क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। मैं इसको क्रमवार अच्छे से पढ़ूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद से तात्पर्य क्या होता है? अंतर्राज्यीय जल विवाद ऐसे विवाद होते हैं जो 2 राज्यों के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदियों के जल के बँटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है या अक्सर होता है। ये बहुत पहले से ये इस तरह के विवाद आते जाए हैं, लेकिन कोई उपयुक्त समाधान ना मिलने की वजह से ये हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। आइए देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण यानी कि KWDT सेकंड के विचार के लिए नए विषयों की मंजूरी दी है। इसमें देखना ये है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद, पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा ये बनेगा, ये ध्यान रखिएगा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब का है? 1956 का है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका देखेंगे कृष्णा जल विवाद कृष्णा जल कृष्णा जल विवाद जो विवाद अधिकरण सेकंड था। अभी अविभाजित मतलब उस समय विभाजित नहीं था। आंध्र प्रदेश के आवंटित किए गए कृष्णा नदी के जल को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच वितरित करने के संबंध में निर्णय देगा। मतलब कि ये जो आपका KWDT सेकंड वाला है, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना आप देखेंगे तो ये 2014 में नया राज्य बना था। लेकिन ये जो जल विवाद अधिनियम बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसलिए अब जो कृष्णा नदी का जल होगा, अब दो राज्य के बीच बचेगा, वो किसमें होगा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में होगा। कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ये ध्यान रखना है। कृष्णा कैसी नदी है? जो पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यह कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसका अगर हम एक मैप ड्रॉ करेंगे रफली, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं रफली कि ये भारत है, एक मान लीजिएगा। हाँ, हमने प्रायद्वीपीय भारत बनाया हुआ है। इसमें कृष्णा नदी जो है, मान लीजिए यहाँ महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से चली है और ये 4 राज्यों के बीच होके बह के बंगाल खाड़ी में गिरती है। पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। मतलब कि 4 भागों में बटा हुआ। याद होगा आपको 2014 में ही आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को अलग किया गया था। तो 2000 पहले का अगर पूछा जाए तो ये 3 राज्यों के बीच कृष्णा नदी का विवाद था। लेकिन वर्तमान में यह 4 राज्यों के बीच कृष्णा नदी जल विवाद है। कृष्णा नदी कहाँ बहती है? वो पूर्व की ओर बहती है। इसका उद्गम क्या है? महाबलेश्वर है। ये याद रखने की बात है, जो प्रीलिम्स फैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण में धीमी गति के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को SYL यानी कि सतलज यमुना लिंक पर हुई प्रगति का आकलन करने के लिए नहर हेतु निर्धारित की गई भूमि का सर्वेक्षण करने का निर्देश भी दिया है। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो यमुना सतलज लगी लिंक में जो पंजाब की भूमि पूजा अधिग्रहण नहीं हुआ अभी तक, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करने को बोला हुआ है। सतलज यमुना लिंक नहर तथा उससे जुड़े मुद्दे के बारे में
ये एक मुद्दे हैं, ये पता होने चाहिए आपको, तभी आप करंट को जो है आप इतिहास से जोड़ पाएँगे, तब आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा क्वेश्चन कैसे पैटर्न बनता है। सतलज यमुना लिंक हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और व्यास नदी जल को साझा करने के लिए परिकल्पित 114 किलोमीटर लंबी नहर है। सतलज यमुना लिंक नहर का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में निर्मित होना तथा तय हुआ है। इस नहर को बनाने की योजना पंजाब और हरियाणा के अलावा अलग होने के बाद वर्ष 1966 में बनी थी। पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ था? 1966 में अलग हुआ था, ये याद रखना है। यमुना और सतलज और यमुना किन दो नदियों के बीच जल विवाद है? वह है हरियाणा पंजाब में। कौन सी नदी पर? रावी और व्यास नदी के जल को साझा करने के लिए है। हरियाणा ने 1980 में यमुना सतलज सतलज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसके विपरीत पंजाब रिपेरियन सिद्धांत यानी कि रिपेरियन प्रिंसिपल और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा है। रिपेरियन सिद्धांत याद रखिएगा, रिपेरियन सिद्धांत जो है के अनुसार जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल के उपयोग का अधिकार है। यानी क्या है? रिपेरियर सिद्धांत याद रखिए क्या है? ये जो नदी के जल है उससे संबंधित ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जल निकाय से सटी भूमि भूमि के स्वामी को, यानी कि जल निकाय जो जहाँ से जल निकल रहा है, जहाँ से जल बह रहा है, वहाँ की सटी भूमि के जो स्वामी होंगे, यानी कि जो पंजाब के लोग होंगे, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा पोर्शन है, 95% पोर्शन है, तो वहाँ के लोगों को जल निकाय के उपयोग का अधिकार देने की बात कही है। एक प्रकार से कहा तो पंजाब ही की सरकार ये डिसाइड करना चाहती है कि वहाँ से जल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसके लिए राज्य सरकार का ही जिम्मेदार होना चाहती है, लेकिन इसमें जो भूमि के स्वामी उनको बीच में ला रही है। पंजाब का यह तर्क है कि भूमि जल के अत्यधिक दोहन के कारण वर्ष 2029 के बाद राज्य में कई क्षेत्र सूखे के प्रभाव में आ सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से हम जल का दोहन कर रहे हैं, कृषि में भूमिगत जल का उपयोग करते हैं पंजाब में, उस हिसाब से अगर वर्तमान में उसी हिसाब से हम चलते रहे, अत्यधिक दोहन होता रहा, तो 2029 तक पंजाब के कई क्षेत्र सूखे से प्रभावित होंगे। उन क्षेत्रों सूखे से ना प्रभावित हो, इसीलिए वो सतलज यमुना जो सतलज यमुना जो वो सतलज और माफ करिएगा, सतलज और यमुना जो नदी के सतलज का जो पानी है उसको वो अपने पास अत्यधिक रखना चाहता है। हरियाणा ने तर्क दिया है कि उसे दक्षिण हिस्से को भूजल स्तर में गिरावट के कारण जल की कमी की समस्या का सामना पड़ रहा है। हरियाणा ने ये तर्क दिया है कि उनके यहाँ जल की कमी हो रही है, जिसके कारण से उनको इस तरह जो इस परियोजना के जल है, लिंक परियोजना के, वो उनको चाहिए। कृष्णा जल विवाद के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा जल विवाद के बारे में 1969 में ISRDW अधिनियम 1956 यानी कृष्णा नदी जल विवाद अधिनियम, जो जल विवाद अधिनियम है के तहत देखिए दिया हुआ है ना, ये अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया था। उस वक्त जो पहला अधिकरण गठन किया गया था, इसमें बोला गया था कि कृष्णा नदी के 2060 मिलियन क्यूबिक फीट मिलियन घन मीटर का जल को 75% निर्भरता के आधार पर 3 राज्यों में बांटा है। ये 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ जल ग्रहण क्षेत्र की 75% निर्भरता का तात्पर्य है कि पिछले 100 वर्षों के दौरान 75% मौके पर जल ग्रहण क्षेत्र से
2060 मिलियन मीट्रिक टन, जो मतलब कि जो मिलियन क्यूबिक टन है, जल उपयोग के लिए मौजूद रहा है। इस तथ्य पर निर्भरता करते निर्धार इस तथ्य का निर्धारित करते समय वर्ष, वाष्पीकरण तथा अंतःस्पादन जैसे कारकों के आने वाले प्राकृतिक बदलाव को भी ध्यान में रखना रखा गया है। राज्य के मध्य जल विवाद राज्य के मध्य जल विवाद बढ़ने पर 2004 में केडब्ल्यूडीटी सेकंड का गठन किया गया। पहला गठन क्या किया गया था 1956 में, दूसरा गठन किया गया था 2004 में। इसने कृष्णा नदी के जल का आवंटन 65% निर्भरता और अधिशेष प्रवाह आधार पर किया था। 2014 में तेलंगाना के एक अलग राज्य के रूप में गठन के बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना को केडब्ल्यूडीटी में एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है। उसके अनुसार इस मांग के तहत कृष्णा नदी के जल का आवंटन 3 के बजाय 4 राज्यों के बीच किया जाना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक का तर्क था कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ है, इसलिए जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से से होना चाहिए। मतलब कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये कहना है कि भाई 2014 में ये अलग हुए हैं, तो अब जो हम तीनों के बीच जो पानी बट रहा था, हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच पानी बट रहा था, तो वो 3 हिस्से में बट रहा था। अब उसी तीसरे हिस्से में आंध्र प्रदेश अपना हिस्सा से काट के तेलंगाना को दे, क्योंकि तेलंगाना उससे अलग हुआ है। लेकिन वहीं तेलंगाना का पक्ष ये कहना है कि जो पहले 3 में पानी बटा था, अब 3 में ना बट के 4 बटे, सभी को बराबरी से मिले। आंध्र प्रदेश अपना पक्ष यहाँ से बचाना चाहता है। इससे में होना चाहिए। अधिकरण ने दोनों राज्यों के तर्क को स्वीकार कर लिया है। जो अधिकरण है वो दोनों ही तर्क को स्वीकार कर लिया है। अंतरराज्यीय जल विवाद के लिए उत्तरदायित्व कारण। पहला है नदी के जल का समान पहुंच ना होना। ये मेंस के टॉपिक्स है, तो इसका हम सब हेडिंग देते जाएंगे कि अंतरराज्यीय जल विवाद के लिए उत्तरदायी, मतलब इसके कारण क्या है। पहला कारण ये है नदी के जल तक समान पहुंच ना होना, यानी कि अगर उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से है, तो जाहिर सी बात सबसे ज्यादा पानी उसके पास आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना होते हुए आएगा। इसलिए नदी के जल के समान वितरण नहीं है। दूसरा है जल की बढ़ती मांग। जल की बढ़ती मांग को आप देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। वर्तमान में सिंचाई के लिए, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, फैक्ट्री, उद्योग सब कुछ लगाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, और इस तरह के उद्योग लगाने से आम आदमी की जो इनकम होती है वह बढ़ती है, साथ में राज्य की इनकम भी बढ़ती है। क्योंकि कहीं पर फैक्ट्री तभी लगाई जा सकती है जब वहाँ पानी के स्रोत अच्छे हों, इसलिए जल की मांग बढ़ गई है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा है जल उपयोग अधिकारों का स्पष्टता का अभाव। जल के उपयोग जितने भी हैं उनके जो भी जल हमारे पास हैं उनका कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में इसी प्रकार का कोई भी स्पष्ट अधिकार या कानून नहीं होने के कारण, या कोई नियमावली नहीं होने के कारण इसमें विवाद उत्पन्न रहता है। तो ये ऑप्शन हो गया। और चौथा आप देखेंगे एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव। ये प्रत्येक राज्य अपनी अपनी बात बोलते हैं, प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार जल चाहिए, तो इसीलिए कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है, ये एक कारण है। अन्य कारण क्या है, धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण जल की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अंतरराज्यीय जल संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। देखिए एमएसपी जो दी जाती है वह गेहूं और धान पे दी जाती है, इस तरह के 21 और फसलों पर दी जाती है। हाँ, तो उन गेहूं और धान को उत्पादन करने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है, और इसमें जो है मिनिमम जो प्राइस मिलता है वो किसानों को मिलता है। इसमें ये राजनीतिक दृष्टिकोण होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने क्षेत्र में दिला के वोट बैंक बनाने का तरीका होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं,
कृष्णा कावेरी व तीस्ता नदी जल विवाद या पंजाब हरियाणा के मध्य सतलज यमुना लिंक विवाद है। हाँ, राज्य में भारत में राज्यों की सीमाएं सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर बदलती रहती है। बोलते हैं ना, दो कोस पे पानी बदले चार कोस पे वाणी, ये वही कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। इसके लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटान के लिए तंत्र क्या क्या विकसित किए गए, ये देख लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अनुसार देखेंगे आप कि राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहर तथा जल निकासी एवं तटबंधों, जल भंडारण तथा जल जल शक्ति जल शक्ति विषयों पर कानून बना सकता है। हालांकि ये विषय सूची एक निसंग सूची के प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। दूसरा आप देखेंगे सूची 2 जो संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अनुसार केंद्र सरकार उस सीमा तक अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटी का विनिमय एवं विकास कर सकती है जिस सीमा तक केंद्र के नियंत्रण के अधीन ऐसी विनियम एवं विकास को संसद के कानून तक लोकहित में उचित घोषित किया जाए। अनुच्छेद 262 देखेंगे, अनुच्छेद हम 262 देखेंगे। इस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित 2 कानून बनाए हैं। मतलब कि अनुच्छेद 262 में ये लिखा है कि संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम को समाप्त करने की बात की गई है। यही 262 में लिखा है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बना है। इस कानून के अंतर्गत यदि एक राज्य सरकार जिसका किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जल विवाद है तो वह विवाद को समाधान हेतु अधिकरण के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। दूसरा है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, ये भी उसी टाइम का है। इस अधिनियम का निर्माण अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटियों के विनिमय और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड के गठन हेतु किया गया था। और ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2012 देख सकते हैं। विवाद निपटान में देरी देख सकते हैं। स्पष्ट अनुच्छेद 262 में सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय जल विवादों पर निर्णय देने से रोकता है। हालांकि अनुच्छेद 336 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनने का अधिकार देता है। इस अधिकरण के आदेशों के क्रियान्वयन की अस्पष्टता उत्पन्न होती है। विवादों का राजनीतिकरण होता है। बहुआयामी दृष्टिकोण का अभाव है। उससे पहले आगे की क्या हो सकती है, सहकारिता को बढ़ावा, यानी कि केंद्र और राज्य आपस में अच्छे संबंध बनाए जिससे इस तरह के विवाद को खत्म किया जा सकता है। दूसरा है बेसिन दृष्टिकोण, पारिस्थितिकी तंत्र पुनः स्थापना, नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, मानव उपयोग के लिए जल आपूर्ति और मांग का संतुलन तथा नदी जल के प्रभावित प्रबंध के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बहुआयामी दृष्टिकोण जल प्रबंधन बोर्ड के संस्थागत संरचना में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ जो कि पर्यावरणवादी, भूगोलवादी आदि को शामिल किए जाना चाहिए। इससे पारिस्थितिकी व पर्यावरण अनुकूलन समाधान प्रदान करने में जल बोर्ड की प्रभावकारिता में वृद्धि होगी। जल नीति उचित और न्याय संगत जल विवाद को सुलझाने के लिए कुछ मापदंडों को जल नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस मापदंड में प्रत्येक राज्य में नदी बेसिन अपवाह क्षेत्र की सीमा प्रत्येक राज्य द्वारा नदी बेसिन में जल का
योगदान नदी बेसिन क्षेत्र में जलवायु तथा इस पर आश्रित जनसंख्या, प्रत्येक राज्य में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र का विस्तार आदि शामिल है। इस हिसाब से पहला टॉपिक खत्म हुआ। थोड़ा सा इसमें जो ये दिया हुआ है कि ये इसका नाम है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित अधिग्रहण देख लेते हैं। रावी और व्यास जल अधिग्रहण जो है संबंधित राज्य रावी और व्यास के लिए कौन कौन से राज्य हैं? वो है पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। रावी और व्यास में कौन है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा जल विवाद अधिकरण देख लेते हैं। उसमें नर्मदा में कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित हैं। महादायी जल विवाद जो है वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। कृष्णा जल विवाद अधिकरण तूते गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। कावेरी जल विवाद अधिनियम केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में है। वहीं गोदावरी जल विवाद अधिनियम किसका? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का है। वंशधारा जल विवाद अधिनियम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। इस तरह से ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक जो है पॉलिटी का 1.5 जो पांचवा टॉपिक देखेंगे वह यह है कि सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी में ये देखेंगे कि सार्वजनिक सेवा एक निजी सेवा होती है, एक सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका यानी कि सरकार की जो योजनाएं रहती हैं उन या सेवाएं होती हैं उनके वितरण में हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है। आइए देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने नागरिकों को सेवा वितरण में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के मध्य संबंध। ई गवर्नमेंट एक ऐसा उपाय है जिसके जरिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें सरकार के बीच तथा सरकार और जनता के मध्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सेवाओं के वितरण होता है। परंपरागत रूप से सरकारी सेवाएं विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर भौतिकी उपस्थिति अधिकारी आदि को भेजकर और अक्सर कागजी पर प्रपत्र का उपयोग करके पहुंचाई जाती है। डिजिटल साधनों के जरिए सरकार नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी और किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिवाइस पर जानकारी या सेवा प्रदान कर सकती है। ग्रामीण देख सकते हैं ग्रामीण गरीबों की सहायता के लिए अलग-अलग तरीके से आईसीटी यानी कि आप देखेंगे आईसीटी यानी कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इसमें देखेंगे गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा। सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार, धीरे धीरे लोगों तक पहुंच, बेहतर गुणवत्ता, पात्र लाभार्थियों का बेहतर पहुंच, समुदाय की भागीदारी, विकास से जुड़े क्षेत्र में बेहतर तरीके से धन का व्यय या आवंटन, व्यापक जवाबदेही, गरीबों की आय में वृद्धि। इस तरह जब ये सब सहायता जब लाएंगे तो गरीबों की आय बढ़ेगी। अगर किसी को अपने किसी भी बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए, अगर उसको सारी जानकारी मोबाइल में मिल जा रही है
तो उसका जो समय खराब होने वाला था, वो बैंक जाना था, किसी भी माध्यम से जाना था सर या तो जो सेवाएँ लेनी थी उसके लिए बैंक जाना था, वो अगर मोबाइल पे बैठे-बैठे मिल जाए तो कितना सही है। कितना शक्तियों कितना विकेंद्रीकरण होगा तो इससे गरीबी भी कम होगी। बेहतर गवर्नेंस, सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में लागत में कमी, कुशल आपूर्ति आदि। फिर है सेवाओं की ई-डिलीवरी, पात्र लाभार्थियों को रियायती सामाजिक सेवा प्रदान करने वाली ट्रांज़ैक्शनल सेवा की ई-डिलीवरी, पारदर्शिता और सशक्तिकरण सूचना प्रसारण की सहायता से पारदर्शिता और सशक्तिकरण लाएगा। हाँ, आर्थिक अवसर, बेहतर बेहतर कीमत, बाजार और ऋण तक पहुँच, ज्ञान और कौशल विकास आदि। सेवा वितरण की प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? इस तरह के सेवा के प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? ये मेंस के टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन इसको एक शब्द में देख लेते हैं। इससे इन प्रौद्योगिकी के उपयोग से नागरिकों को अपना काम करवाने के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालय में जाने और कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे नागरिकों का समय और धन दोनों बचता हैं। उदाहरण के लिए ई-हस्ताक्षर सेवा नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में आए बिना कानूनी रूप से स्वीकार ऑनलाइन दस्तावेज का तत्काल ई-हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल रिकॉर्ड को आसानी से साझा किया जा सकता है तथा बाद में इस्तेमाल के लिए अ, उन्हें बनाए रखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों की दक्षता भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध डेटा को अलग-अलग राज्यों के रजिस्टरों में एकत्र व प्रोसेस किया जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट किया जा सकता है और और लीकेज का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार यह फर्जी लाभार्थियों तथा लीकेज की संभावनाओं को काफ़ी हद तक समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए आधार कार्ड को मनरेगा के जॉब कार्ड से जोड़ने पर लाखों फर्जी लाभार्थियों को पहचान की गई तथा उन्हें हटा दिया गया। किसी विशेष लेन-देन के मूल या आरंभकर्ता का पता उस सिस्टम डिवाइस से लगाया जा सकता है, जहाँ से यह लेन-देन शुरू किया गया है। इससे जवाबदेहिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। उदाहरण नागरिकों के लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध विस्तृत जानकारी उन्हें नियमों व विनियमों के बेहतर तरीके से समझने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही यह उन्हें दोषी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है। अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त डेटा को आपस में जोड़कर बेहतर लोक नीति का निर्णय किया जा सकता है। अब देखेंगे सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहली चुनौती देश में आज भी लोगों के मध्य डिजिटल डिवाइड बना हुआ है। अधिकांश लोग अभी भी डिजिटल प्रौद्योगिकी और उनके उपयोगों से अवगत नहीं हो पाए हैं। सर सरकार ने कुशल कार्यबल की कमी भी है। साइबर सुरक्षा के खतरे जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं दिन-ब-दिन। देश में कई सरकारी संस्थाओं में पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना का अभाव है। मतलब सरकारी सेवा देने वाले केंद्र में ही इंटरनेट जैसी सुविधा उपलब्ध ना हो, तो कैसे हो सकता है ये? अधिकतर सेवाओं में आपसी जुड़ाव का अभाव है। बहुत सी सेवाएँ जिसका आपसी अभाव है। अगर हम वाटर टैक्स जमा करने जा रहे हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पर इनकम टैक्स वाला सोर्स नहीं है। वहाँ पास हाउस टैक्स के लिए नहीं, तो हमें अलग-अलग ऑफ़िस में जाना पड़ता है। अगर ये सभी एक ही जगह जुड़ा हुआ मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। ये है
आगे की क्या राय है? मतलब आगे इसमें कर क्या सकते हैं इससे? तो सबसे पहले तो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ हमें कुशल कार्यबल का निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो कानूनी ढाँचा है सरकार का डेटा को लेकर उसमें सुधार किया जाना चाहिए। देश में साइबर सुरक्षा और संरचना की मजबूती होनी चाहिए। देश सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए डिजिटल अवसंरचना में सुधार करना चाहिए तथा सेवाओं को आपसी जुड़ाव में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म हुआ। छठवां जो टॉपिक है आपका, वो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। उपभोक्ता यानी कि हम और आप जैसे जो लोग किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उनमें उनके क्या राइट्स हैं, उससे रिलेटेड यह टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हाल ही में कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग के समक्ष लंबित मामले की संख्या में गिरावट आई है। दिसंबर 2022 में लंबित मामले की संख्या 5.55 लाख थी, जो सितंबर 2023 में घटकर 5.45 लाख हो गई है। उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रदत्त है। सबसे पहले सूचना का अधिकार, फिर सुनवाई का अधिकार, फिर उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार। उपभोक्ता उपभोक्ताओं के दायित्व क्या हैं? उपभोक्ता को अलग-अलग दायित्व हैं। उपभोक्ता दायित्व सबसे पहले खरीदारी करते समय उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला वास्तविक समस्याओं की शिकायत दर्ज करानी चाहिए जब भी कोई शिकायत मिले वास्तविक समस्याओं की। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के प्रति जागरूक होना चाहिए। उसमें लोक लुभावन विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि जैसे क्रीम का था तो मैं 7 दिन में फेयर एंड लवली गोरी हो जाऊँगा। तो इस तरह के जो लोक लुभावन जो विज्ञापन दिए जाते हैं, उनसे बचना चाहिए। बूस्ट सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी उसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ़ शुगर के कंटेंट रहते हैं चॉकलेट्स के, उसमें कौन-सा वो बढ़ जाएगा। कोई तेल का ऐड आ रहा है जिसमें तेल लगाएँगे और आपके बाल बहुत लंबे हो जाएँगे, बहुत घने हो जाएँगे। तो इस तरह के लोक लुभावन जो वादे होते हैं, उनसे भी बचना चाहिए उपभोक्ता को। सतर्क उपभोक्ता सतर्क उपभोक्ता को जाँच-परख कर खरीद करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि गए देखे हमने कोई सामान उनसे ले लिया, देखा नहीं उसमें एक्सपायरी डेट कब की है, कब की नहीं है, जो मना है वो हमको दे दे, तो इन सब से बचना चाहिए। खरीदारी करने के बाद बिल अवश्य माँगना चाहिए। जब भी हम किसी दुकान पर जाएँगे, हम कोई भी सामान खरीदें उसके लिए जो बिल होता है वो माँगना चाहिए। उससे क्या होता है अगर अगर आप बिल नहीं माँग रहे हैं, तो जो जो दुकानदार है, वह जो है अपना जो आयकर है वो बचा ले रहा है, जिससे सरकार के पास वो कर नहीं जाएगा। अगर सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो सरकार जो वेलफेयर के लिए काम करती है, अनेक योजनाएँ चलाती हैं, उन सब के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाएगा सरकार को। और इस तरह का अगर आप उनसे नहीं भी लेते हैं बिल, तो ब्लैक मनी उनके पास स्टोर होगी, जो कि एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। उपभोक्ता किसे कहते हैं ये देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है। यानी कि उपभोक्ता वह होगा जो उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2019 का था, उसमें यह बताया गया उपभोक्ता वह है जो किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने या प्राप्त करने के लिए पैसे भुगतान करता है, वो उपभोक्ता। जो भुगतान करता है वो उपभोक्ता होगा। यह भुगतान करने का वचन देता है तथा कुछ हिस्से का भुगतान करता है या कुछ हिस्से का भुगतान करने का वचन देता है या भविष्य में भुगतान करने के लिए कोई अनुबंध करता है, वह उपभोक्ता है। यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या टेली शॉपिंग अथवा डायरेक्ट सीलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए खरीदे गए
प्राप्त ऑफलाइन या और ऑनलाइन दोनों तरह के लेन-देन पर लागू होगा। हालाँकि हालाँकि यदि कोई व्यक्ति वस्तुओं को पुनः बेचने के लिए या उसका वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है, तो उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है। साथ ही वो कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति वस्तुओं को पुनः बेचने के लिए या उसका वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है, तो वह उपभोक्ता नहीं है। जैसे मेरी एक छोटी-सी किराने की दुकान है। अब मैं चाहूँ, अगर मैं किसी बड़े किराने दुकान वाले के पास से सामान खरीद के आ रहा हूँ और फिर ग्राहकों को बेच रहा हूँ, तो मैं उपभोक्ता नहीं हुआ, क्योंकि मैं बीच का व्यक्ति हो जाऊँगा, इसलिए मैं उपभोक्ता नहीं कहलाऊँगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसको देख लेते हैं। तथ्यों पर आधारित विकल्प। बाजार में नकली, खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। ऐसे में कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपने नियमों का पालन करके उत्पादों से जुड़ी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करता है। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना। कालाबाज़ारी और जमाखोरी जैसे अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। भ्रामक विज्ञापन से बचने के लिए आवश्यक है। शिकायत निवारण के भी होना चाहिए कि उपभोक्ता कहाँ जाके शिकायत करना चाह रहा है, वो उस तरह की संस्था है कि नहीं है। आर्थिक समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगा। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है कि आप देश में जब उपभोक्ता के रूप में कहीं से बिल लेंगे, उस बिल में जो टैक्स रहेगा वो सरकार तक पहुँचेगा, जिससे देश की समृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आप जितनी अच्छी गुणवत्ता अपने दुकान में प्राप्त करवाएँगे उपभोक्ताओं के लिए, तो उससे क्या होता है, दूसरे अन्य जो उस मार्केट के प्लेयर होते हैं, उनको भी अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जैसे वर्ष पहले हुआ करता था कि जियो से पहले एयरटेल अपने मन-मर्ज़ी अपनी सारे प्राइस बहुत महँगा डेटा उपयुक्त कराता था, लेकिन वर्तमान में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण वही 200 से ₹250 में 1.5 जीबी डेटा प्रोवाइड करा देता है। इससे जियो से उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए गए उपाय क्या हैं? पहला उपाय क्या है? कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया है। दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोगों के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 के तहत कन्फोनेट प्रोजेक्ट कन्फोनेट प्रोजेक्ट इसे कन्फोनेट प्रोजेक्ट याद करें किससे है? कंज़्यूमर से रिलेटेड है। इसे देश में उपभोक्ता मंच पर कंप्यूटरीकृत करने और कंप्यूटर नेटवर्क के शुरू किया गया है। इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 की पृष्ठभूमि में लागू किया गया है। एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। हाँ, साथ में ई-दाखिल पोर्टल भी होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रमाण चिन्ह प्रदान करना चाहिए। भारत में विभिन्न प्रमाण चिन्ह, किस तरह के प्रमाण चिन्ह हैं? किसी वाणिज्य उत्पादों पर प्रमाण चिन्ह को आमतौर पर वैधता का चिन्ह या इस तथ्य पर विश्वास माना जाता है कि निर्माता ने कंपनी का संरक्षण किया है। साथ ही ऐसे चिन्ह ग्राहकों को यह भी संदेश देते हैं कि विनिर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि उत्पादन उत्पाद द कहते हैं उत्पाद दिए गए गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। भारतीय मानक ब्यूरो देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकी संगठन संगठन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के सदस्य हैं। भारतीय मानक ब्यूरो भारत के सभी औद्योगिक मानकीकरण प्रणाली और औद्योगिक उत्पाद प्रमाण प्रक्रियाओं के नियंत्रण करता है। प्रमाणीकरण चिन्ह के प्रतीक प्रमाणीकरण
चिन्ह के नाम विशेषज्ञ। आईएसआई मार्क या कन, या कंज्यूमर्स ड्यूरेबल गुड्स इलेक्ट्रॉनिक वस्तु रसोई में उपयोग होने वाले उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं आदि के लिए बीएसआई द्वारा जारी किया जाता है। एग मार्क यह कृषिगत वस्तुओं और पशुओं के उत्पादन के लिए कृषि विभाग के मार्केटिंग और निरीक्षण निर्देशन डीएमआई द्वारा जारी किया जाता है। बीआईएस हॉलमार्क यह सोने के आभूषण पर बीएसआई द्वारा जारी किया जाता है। वूल मार्क यह 100% शुद्ध ऊन का प्रतीक है। साथ ही आप देखेंगे अब है इको मार्क यह पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पादों के लिए बीएसआई द्वारा जारी किया जाता है। एफपीओ मार्क यह खुले उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया ऑर्गेनिक यह जैविक उत्पादों के साथ-साथ खाद्य उत्पादों के लिए भी कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएगी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? लंबित मामले की संख्या अधिक है, बहुत ज़्यादा मामले हैं। हाँ, उसमें आप देखेंगे शिकायतों संस्थाओं में रिक्त पद देश के कई उपभोक्ताओं द्वारा हुँ, कहाँ था? हाल ही में केंद्र राज्य लंबित मामले में कुछ भी के परिणामस्वरूप शिकायत निवारण तंत्र की प्रतिरक्षा बढ़ेगी। हाँ, संस्थाओं के रिक्त पद हैं, हाँ, क्योंकि जो संस्थाएँ उसमें कहते जो पद हैं उनको नहीं भरे गए हैं। भूमि भूमिकाओं और शक्तियों के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। आगे की राह देखकर हम विज्ञापन अच्छे कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ हम सुरक्षा और मानक के जो गुणवत्ता है वो बढ़ा सकते हैं, जागरूकता लोगों में बढ़ा सकते हैं। हाँ, भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारी बना सकते हैं कि हम लोग जो उत्पाद खरीद रहे हैं उसमें हम देख लें डेट एक्सपायरी नहीं है, कब का बना हुआ है, हम बिल ले रहे हैं कि नहीं, ये सब देख सकते हैं। कर्तव्यों को सूचीबद्ध करना, जो जिसका कार्य उसको बस सूचीबद्ध करने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों में की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम 2006 ये है। हाल ही हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि संबंधित लगभग 40% दावों को खारिज कर दिया है। हाँ, अब देख लेते हैं जो जो आपका ये था कि जो वन अधिकार अधिनियम थे, उनका महत्व देख लेते हैं। एफबीएसटीटी और जो है ओटीएफटीएस ये भूमि संबंधित दावों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। विस्थापित समुदाय के अधिकारों को मान्यता मिली है। महत्व क्या है इस मतलब इस एक्ट का क्या क्या फ़ायदा है? जो आपका वन वन अधिकार अधिनियम उससे फ़ायदा क्या मिला है कि जो उसमें जो वनों के पीछे अपनी-अपनी भूमि के दावा कर रहे थे, वो एक तो मिला है इससे महत्व हुआ है। हाँ, जो लोग विस्थापित हो रहे थे जंगलों की कटाई या वन की कटाई के कारण, उनके अधिकारों की मान्यता मिली है। सामुदायिक अधिकारों या साझा संपत्ति संबंधित संसाधनों पर अधिकारों की मान्यता दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर विकासात्मक गतिविधियों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। हुँ, अधिकार मिला है। जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा एवं परंपरागत ज्ञान के अधिकार को मान्यता मिली है। वन अधिकार अधिनियम जो 2006 के बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम के लागू होने से पहले के कानून में वन के साथ अनुसूचित जनजातियों
के पारंपरिक संबंधों और वनों पर उनकी निर्भरता को कानूनी मान्यता दी गई है। मतलब जो अनुसूचित जनजाति परंपरागत रूप से वनों में रहते थे, उनको कानूनी मान्यता दी गई कि वो रह सकते हैं। हाँ, साथ में देखेंगे फॉरेस्ट राइट जो अधिनियम है, वो देखेंगे। वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) में ये लिखा है, वन में निवास करने वाले जनजाति समुदाय और अन्य परंपरागत वन निवासी को निवास करने के लिए या आजीविका के लिए स्वयं खेती करने हेतु वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार देता है। फॉरेस्ट जो वन अधिनियम जो वन अधिकार अधिनियम है कि धारा 3 के तहत जो अधिकार प्राप्त है वो है व्यक्तिगत वन अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति या साझा रूप से वन भूमि पर निवास करने या आजीविका हेतु स्वयं खेती करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सामुदायिक वन अधिकार क्या है? यह वन निवासी समुदाय के सभी प्रथागत और परंपरागत भूमि उपयोग अधिकारों को पुनर्बहाल करने का प्रावधान करता है। ध्यातव्य है कि इस अधिकार का प्रयोग गाँव की परंपरागत और प्रथागत सीमा के भीतर किया जाएगा, भले ही वन भूमि का स्वामित्व वर्गीकरण और आकार जैसा भी हो। सामुदायिक वन संबंधित प्रबंध अधिकार इसके तहत गाँव की सीमा के भीतर या बाहर परंपरागत रूप से संग्रह किए जाने वाले लघु वनोत्पादन के स्वामित्व, सरकार संग्रह करने के लिए पहुँच और उनका उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया है। नोडल एजेंसी क्या है? इस अधिनियम के अनुसार इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। ग्राम सभा की भूमिका क्या है? ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार अथवा दोनों की प्राकृतिक और सीमा निर्धारण प्रक्रिया के लिए शुरू किया जाने का अधिकार प्राप्त है। भूमि स्वामित्व भूमि का मालिकाना प्राप्त होगा इस एक्ट के द्वारा। चौथा है स्थानीय विकास के लिए वन भूमि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। त्रिस्तरीय मंजूरी देख लेते हैं, इसमें क्या है? ग्राम सभा व वन अधिकारियों से जुड़े दावों के लिए आवेदन प्राप्त करने और इसे सत्यापित करके पूरी प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्राथमिक अधिकार है। साथ ही ग्राम सभा के निर्णयों के असहमति व्यक्त अनुमंडल स्तरीय समिति के समक्ष अपील दायर कर सकती है। एसडीएलसी के निर्णय के असहमति कोई व्यक्ति किसी जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट पर डीएलसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। अनुसूचित क्षेत्र और अधिकारों में अनुसूचित क्षेत्र इस अधिनियम के प्रयोग के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के से आशय संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लेखित किए गए अनुसूचित क्षेत्र हैं। संरक्षित क्षेत्र क्या है? जो वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व पर लागू होगा। क्या आप जानते हैं डेंगरिया गोंड आदिवासियों ने 2013 में वन अधिकार अधिनियम का उपयोग करके उड़ीसा के नियमागिरी के वनों को अपने पवित्र भूमि की रक्षा की थी और देवताओं को और और वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना को अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले उड़ीसा माइनिंग बनाम भारत संघ 2013 में वाद बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया था कि किस क्षेत्र के ग्राम सभा को अपने क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने का अधिकार था। वन अधिकार अधिनियम संबंधित चिंताएं क्या हैं? भूमि दावों से संबंधित चिंताएं हैं। साक्ष्य हेतु दस्तावेज
क्या है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत वन अधिकार संबंधित कई दावे इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि आवेदकों ने भूमि के उपयोग से संबंधित पर्याप्त दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए। उदाहरण के लिए एफआरए की धारा 2C के अनुसार वनों और निवास करने वालों के जातीय समुदाय के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए है। अनुसूचित जाति को उस क्षेत्र का होना चाहिए जहां उनके अधिकारों का दावा किया है। वो वह 13/12/2005 से पहले मुख्य रूप से वन या वन भूमि में निवास करते थे और अपनी अधिकांश आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते थे। दावे किए गए रकबे और आवंटित रकबे में बेमेल। उदाहरण के लिए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा जिला गुजरात में लगभग 70% आवेदकों ने बताया कि उन्हें ने इंडियन फॉरेस्ट राइट आवेदन की तुलना में कम रकम आवंटित की गई है। इसमें जागरूकता की भी कमी है, लोगों को पता नहीं कि वो कैसे इकोसिस्टम काम करता है। साथ ही अधिनियम से संबंधित चिंताएं क्या ये देख लेते हैं। वन भूमि के अतिक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फॉरेन रिजर्व एग्रीमेंट के प्रावधानों का उल्लंघन भी अक्सर देखने को मिलता है। समन्वय की कमी आप देखेंगे कि कोई कानूनों का समन्वय आपस में ये होगा। साथ ही वनों और वन्यजीवों को नुकसान होगा। अगर ज़्यादा वन की कटाई होगी या ज़्यादा वहाँ लोगों को इंटरफेरेंस होगा, तो इस तरह के जानवरों को जो वहाँ पाए जाते हैं, उनकी पाए जाने की संख्या कम हो सकती है। आगे की राह कह सकते हैं, राज्यों को निर्देश निर्देश जारी करना होगा। केंद्र द्वारा राज्यों को बताना हो क्या काम करना है, क्या नहीं। अन्य राज्यों के उदाहरण से सीखना होगा कि दिल्ली जो स्कूल से रिलेटेड या किसी अन्य के काम कर रहे हैं, वैसे जनजातियों से रिलेटेड जो काम हो रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा। जागरूकता बढ़ाना होगा। जनजातियों तक ये अच्छी तरह से सूचना होनी चाहिए कि आपके क्या अधिकार हैं। ग्राम सभा का समझ क्षमता निर्माण का तात्पर्य ये है कि ग्राम सभा भी कुछ शक्तियों का उपयोग करके गलत कामों को रोक सके और अन्य से दावे भी देख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा वीडियो भी समाप्त होता है जो पॉलिटी का अक्टूबर माह का विज़न मैगज़ीन का चल रहा था। अब हम तीसरे वीडियो में अपने ये देखेंगे कि जो पॉलिटी में जो संक्षिप्त सुर्खियाँ दी हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।